नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4th का जो वैल्यू एडेड पेपर है कल्चर एंड कम्युनिकेशन, उसकी कंप्लीट क्लास को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही छोटा-सा पेपर है, बहुत आसान सा पेपर है और सबसे अच्छी बात है 3 ही यूनिट का इसका सिलेबस है। 4th यूनिट इसका प्रैक्टिकल है जो कि एज़ ए असाइनमेंट आपको कॉलेज में देना है। तो बहुत छोटे-छोटे यहाँ से क्वेश्चन है और इस वीडियो के बाद इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी अपलोड रहेगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। बात कर लेते हैं पहली यूनिट से ही, बिना टाइम पास किए हुए। तो पहला है एथिकल वैल्यूज फ्रॉम इंडियन कल्चरल हेरिटेज, भारतीय सांस्कृतिक विरासत से नैतिक मूल्य। इंडियाज एंशियंट सिविलाइजेशन हैज गिवन द वर्ल्ड टाइमलेस एथिकल वैल्यूज, यानी भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उसने विश्व को कई अमूल्य नैतिक मूल्य प्रदान किए हैं। These values are not only philosophical idols but also practical guideline for daily life and communication। ये मूल्य केवल दार्शनिक और आदर्श ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन और संचार के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शक भी है। They teach us how to live in harmony with others with nature। ये हमें दूसरों के प्रति के साथ साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन दूसरों के प्रति और प्रकृति के साथ, यानी कि हमें दूसरों के साथ किस तरीके से रहना चाहिए और प्रकृति के साथ हमें किस तरीके से मेल-जोल करके या तालमेल बैठा के जीवन जीना चाहिए। तभी आप देखते हो जो भारतीय सांस्कृतिक है, जो सनातन धर्म है, उसमें प्रकृति का कितना अच्छा तालमेल है। कभी नाग पंचमी आती है तो कभी पीपल पूर्णिमा आती है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो अपने एंशिएंट वैल्यूज़ थी उसने प्रकृति के साथ तालमेल बैठाया और साथ ही में वसुधैव कुटुंबकम, ये जो नारा है जो पूरे परिवार को एक मानता है। तो ये जो इंडियन जो हेरिटेज कल्चर है उसका ये हमें क्या है एक अ, बहुत ही अमूल्य नैतिक धरोहर है। तो इसी से रिलेटेड आपका ये पेपर है। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ एथिकल वैल्यूज इन प्रैक्टिस, यानी प्रयोग में नैतिक मूल्यों के क्या उदाहरण हैं। जैसे ट्रूथफुलनेस यानी सत्य, स्पीकिंग द ट्रूथ इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थितियों में भी सत्य बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी फॉलोड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में सत्य और अहिंसा का क्या किया था, पालन किया था। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, अवॉइडिंग हार्म टू अदर्स इन थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शन। अहिंसा विचारों में, शब्दों से और ये अपने कार्यों से किसी को भी क्या नहीं पहुंचाना, हानि नहीं पहुंचाना अहिंसा है। कंपनसेशन, करुणा, हेल्पिंग द पुअर, फॉरगिविंग मिस्टेक, यानी करुणा रखना, गरीबों की सहायता करना, गलतियों को माफ कर देना। फिर है सेल्फ कंट्रोल यानी संयम, नॉट रिएक्टिंग विद एंगर, शोइंग पेशेंस इन कन्वर्सेशन। संयम में यानी क्रोध में प्रतिक्रिया न देना और वार्तालाप में धैर्य बनाए रखना। रेस्पेक्ट फॉर ऑल, समान, यानी सबको सम्मान देना चाहिए, स्पेशली टुवर्ड्स एल्डर्स, टीचर्स, गेस्ट। अपने से विशेषकर अपने बड़ों से, शिक्षकों से और अतिथियों के प्रति हमें सम्मान की भाव रखना है। तभी हमारे यहाँ पे एक वर्ड चलता है, एक फ्रेज है कि अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान तो हमारे लिए देवता तुल्य होता है। फिर है टॉलरेंस यानी सहिष्णुता, एक्सेप्टिंग अदर व्यू पॉइंट्स पीसफुली, सहिष्णुता रखनी चाहिए, अन्य के विचारों को भी क्या करना चाहिए, शांतिपूर्वक हमें सुनना चाहिए। तो ये वो एथिकल वैल्यूज है जो प्रैक्टिस में या डेली रूटीन लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं या हमें पता होना चाहिए। दीज वैल्यूज स्टिल गाइड एथिकल बिहेवियर इन डिजिटल एंड रियल कम्युनिकेशन, प्रमोटिंग पीस एंड अंडरस्टैंडिंग इन सोसाइटीज। ये वैल्यूज आज भी, चाहे वो डिजिटल एरा हो, चाहे वर्ल्ड के हमें ग्लोबल कम्युनिकेट करना हो, ये सब जगह शांति को प्रमोट करने के लिए और अपनी सोसाइटी को समझने के लिए आज भी हमें गाइडेंस देते हैं। तो ये हमारे एंशियंट हेरिटेज है। अब बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम, यानी वसुदेव कुटुंबकम का क्या मतलब होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। छोटा क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से दिखेगा आपको। दिस कंसेप्ट फ्रॉम महाउपनिषद लिटरली मीन्स द वर्ल्ड इज वन फैमिली। यह सिद्धांत महाउपनिषद से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि सारी दुनिया ही क्या है, एक परिवार है, यानी समूचा विश्व एक परिवार है। तो आपसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये वसुदेव कुटुंबकम। इट प्रमोट्स द आइडिया दैट ऑल ह्यूमंस आर इंटरकनेक्टेड। यह विचार सभी मनुष्यों को परस्पर जुड़े रहने की भावना को क्या करता है, बढ़ावा देता है। इट रिजेक्ट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस और नेशनलिटी एंड एनकरेज ग्लोबल थिंकिंग। ये धर्म, नस्ल और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को अस्वीकार करता है, यानी कि उन्हें नहीं मानता है, और वैश्विक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है कि पूरा विश्व ही क्या है, एक परिवार है। तो उसमें हर तरीके का धर्म, हर तरीके की रेस, हर तरीके की नेशनलिटी इन्वॉल्व हो गई। इसका मतलब ये इस तरीके के भेदभाव को अस्वीकार नहीं करता है। एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन, संचार में प्रयोग। स्पीकिंग विथ रेस्पेक्ट टू पीपल टू ऑल ऑफ ऑल कल्चर ऑनलाइन, सभी संस्कृतियों में
हाँ, यही है। सभी संस्कृतियों के लोगों से सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी, यानी कि ये वसुधैव कुटुंबकम हमें समझाता है कि चाहे वो कोई भी कल्चर से आता हो, सभी लोगों से हमें क्या करना चाहिए, सम्मानपूर्वक बर्ताव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हमारे आइडिया को लेके सुपीरियर रहे कि बाकी कम्युनिटी का आइडिया क्या है, खराब है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी के लिए हमें सम्मानपूर्वक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। स्प्रेडिंग मैसेज दैट प्रमोट ग्लोबल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, वैश्विक शांति और समझ को बढ़ावा देने वाले मैसेज ही हमें फैलाना चाहिए। लोगों को भड़काए इस तरीके की बातें हमें नहीं करनी है। अवॉइडिंग हैट स्पीच टू फेक न्यूज़ दैट डिवाइड्स कम्युनिटी, सदस्यों को विभाजित करने वाले घृणास्पद भाषण या फर्जी समाचारों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ये ऑनलाइन की बातें हो रही है कि ऑनलाइन में हमें किस तरीके से इसको प्रयोग में लेना है। इट स्पेशली रिलेवेंट इन टुडेज ग्लोबल डिजिटल एज वेयर वी इंटरकनेक्ट विद पीपल अक्रॉस बॉर्डर डेली। आज के वैश्विक डिजिटल युग में जहां हम प्रतिदिन सीमाओं के पार लोगों से चैटिंग करते हैं, संवाद करते हैं, यह अवधारणा अत्यंत प्रासंगिक होती है। यानी कि ये जो वसुदेव कुटुंबकम है, आज से हज़ारों साल पहले ही हमारे महाउपनिषदों में ऐसी बातें लिख दी गई थी और हम उनको कहते हैं कि हमें मिला ही क्या है। तो हमारी जो एंशिएंट वैल्यूज़ है, वो एथिकल बहुत है, उसी की हम इस पेपर में बात कर रहे हैं। अगला फ्रेज़ आता है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एक रहेंगे तो टिके रहेंगे और बटेंगे तो गिर जाएँगे। यानी कि अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया तो उसने इसी को तो ब्रेक करवाया कि डिवाइड एंड रूल, कि इनको तोड़ो और इन पे राज करो। और हमारे उपनिषदों में ये बातें लिखी हुई है कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो हम स्टैंड करेंगे, एक जगह खड़े रहेंगे, और अगर हम डिवाइड हो गए तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। दिस प्रोवर्ब टीचेज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, यह कहावत एकता के महत्व को सिखाती है। जब लोग व्हेन पीपल कोऑपरेट एंड सपोर्ट ईच अदर दे बिकम स्ट्रोंगर, जब लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और समर्थन करते हैं तो वो अधिक मजबूत बनते हैं। बट व्हेन दे फाइट एंड सेपरेट दे बिकम वीक, लेकिन जब वह लड़ते हैं और अलग हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो ये कहता है कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, यानी कि एकता ही क्या है, ताकत है। एग्जाम्पल इन रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखिए तो जैसे आपकी बात कर रहे हैं, ए क्लास प्रोजेक्ट बिकम्स सक्सेसफुल व्हेन ऑल ग्रुप मेंबर्स कंट्रीब्यूट, यानी कि एक कक्षा का कि जो प्रोजेक्ट है, जो भी आपको मिला हुआ है काम, वह तब सफल होता है जब सारे बच्चे उसमें क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो हमने कहा यदि हम यूनाइटेड रहेंगे तो हम सक्सेसफुल रहेंगे, मजबूत रहेंगे। इन नेशनल मूवमेंट्स लाइक अ फ्रीडम स्ट्रगल यूनिटी वाज द की स्ट्रेंथ, जैसे स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जैसी राष्ट्रीय आंदोलन में एकता ही क्या थी, प्रमुख थी। जैसे हमने 1857 की क्रांति हम देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम तो वो भी था, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हो पाए क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसमें क्या नहीं हो पाए, यूनाइटेड नहीं हो पाए थे। फिर है ऑनलाइन कोलैबोरेशन बिटवीन कल्चर्स क्रिएट्स ऑन इनोवेशन, यानी विभिन्न संस्कृतियों के बीच ऑनलाइन सहयोग नवाचार लाता है। यानी कि जब सारी कल्चर एक जगह आएगी और यूनाइटेड होगी तो वह नवाचार को बढ़ावा देगी। इन कम्युनिकेशन यूनिटी मीन्स लिसनिंग टू अदर्स, रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टुगेदर। संचार में यदि एकता की बात करें तो संचार में एकता का अर्थ होता है कि दूसरों को सुनना, विविधता का, यानी कि जो हमारे पास अलग अलग है, भांति भांति की जो चीजें हैं उन सबका सम्मान करना और मिलकर समस्याओं का क्या करना, समाधान करना। तो कम्युनिकेशन में यूनिटी का मतलब ये होता है कि दूसरों को सुने, उनका सम्मान करें और हम मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढे। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी एक भारत है तो श्रेष्ठ भारत है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। इस चैप्टर में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम में, क्योंकि छोटे छोटे प्रोवर्ब है जो कि एग्जाम में आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन का काम करेंगे। दिस इज नेशनल कैंपेनिंग लॉन्च्ड इन 2015 टू सेलिब्रेट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड प्रमोट यूनिटी। यह एक राष्ट्रीय अभियान था जिसे 2015 में शुरू किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था कि भारत की सांस्कृतिक विविधताओं का उत्सव मनाना और एकताओं को क्या देना, बढ़ावा देना। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कब लॉन्च हुआ, 2015 में, और इसका उद्देश्य क्या था कि जो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करना और उसका क्या करना, सेलिब्रेट करना, कि हम अलग होते हुए भी हम एक है, यानी कि विविधता में एकता। हमने हमेशा अपने भारत के लिए यही कहा है। स्टेट्स दी States and union territories are paired to learn about each other's language, culture, festivals and food. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, त्योहारों और भोजन के बारे में जानने के लिए क्या होना चाहिए, जोड़ा गया है कि एक-एक राज्यों को दूसरे राज्यों के साथ पेयर बनाया गया है, उनको यूनियन टेरिटरीज के साथ पेयर बनाया ताकि वो एक दूसरे के यहाँ पे कल्चरल कम्युनिकेशन कर सके, कि एक दूसरे के यहाँ पे सिर्फ बातें ही नहीं, कल्चरल कम्युनिकेशन है, एक दूसरे की वैल्यूज को भी क्या करें, शेयर करें, ताकि हम अपने भारत की जो विविधता है उसको हम उत्सव के तौर पे मना सके और उसको हम इंजॉय कर सके और वहाँ हम अपने आप को
प्रूव कर सके। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव। इस पहल के उद्देश्य क्या है? स्ट्रेंथन इमोशनल बॉन्डिंग अमंग सिटीजन्स, नागरिकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करना। प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट रीजन्स, विभिन्न क्षेत्रों के बीच आपसी समझ को क्या देना, बढ़ावा देना। एनकरेज कम्युनिकेशन इन लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषाओं में संचार को प्रोत्साहित करना कि लोग अपनी कम्युनिकेशन करें अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज में। ऐसा नहीं कि हम एक फिरंगी लैंग्वेज इंग्लिश के पीछे पड़ गए और उसी में कम्युनिकेट कर रहे हैं और अपना खुद का भूल गए। तो इसका एम था कि अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी हम क्या करें, एनकरेज करें। फोस्टर रेस्पेक्ट एंड प्राइड इन इंडियन डाइवर्सिटी, भारतीय विविधताओं के प्रति सम्मान और गर्व को क्या करना, विकसित करना। ये इसके उद्देश्य थे। अब बात करेंगे हम यूनिट सेकंड की, जहाँ पे हम बात करेंगे डेवलपिंग लाइफ स्किल्स की, कि हम किस तरीके से अपने लाइफ स्किल को डेवलप कर सकते हैं। पहला है एम्पैथी यानी सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है दूसरों की फीलिंग्स को समझना, दूसरों को की सिचुएशन को समझना, दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी इज द एबिलिटी टू डीपली अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अनदर पर्सन। सहानुभूति वह क्षमता है जिससे हम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और अनुभवों को गहराई से क्या करते हैं, समझते हैं और उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इट गोज बियॉन्ड जस्ट सिंपैथी फीलिंग सॉरी। एम्पैथी मीन्स ट्रूली पुटिंग योर सेल्फ इन समवन एल्स पोजिशन। यह केवल दया करने यानी कि सिंपैथी से अलग है। सिंपैथी क्या होती है, पहले इस चीज को समझो। सिंपैथी होती है कि मुझे आप पे तरस आ रहा है, मुझे आप पे दया आ रही है। क्या आ रहा है, दया आ रही है, करुणा मैं आपके प्रति रख रहा हूँ कि यार देख कितनी बुरी सिचुएशन अगले की। इसको बोलते हैं सिंपैथी, यानी कि आपकी सिचुएशन से प्रभावित होकर मैं आपके प्रति एक सिंपैथाइज होके आपके प्रति एक सॉरी का भाव रख रहा हूँ, दैट इज सिंपैथी। बट एम्पैथी क्या होता है, सहानुभूति का मतलब है कि सचमुच खुद को किसी और की जगह और की स्थिति में रखकर सोचना, दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है मीन्स ट्रूली पुटिंग योर सेल्फ इन समवन एल्स पोजिशन, कि वो किस सिचुएशन आप अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचो, दैट इज एम्पैथी। अब बात करते हैं दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी के तीन तरीके प्रकार होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, कॉग्निटिव एम्पैथी यानी संज्ञानात्मक सहानुभूति, इमोशनल एम्पैथी यानी भावनात्मक सहानुभूति, और कंपनसेट सिंपैथी यानी दयालु सहानुभूति। कॉग्निटिव की बात करें, अंडरस्टैंडिंग समवन एल्स पर्सपेक्टिव और थॉट, यानी किसी के दृष्टिकोण या विचारों को समझना है कि मैं इस बात को समझूं कि आप क्या दृष्टिकोण रख रहे हो, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या आपके थॉट्स है, उसको समझना। ये कौन सी बात होगी, कॉग्निटिव एम्पैथी। फिर है इमोशनल एम्पैथी, फीलिंग व्हाट अनदर पर्सन फील्स इमोशनली, किसी के भावनात्मक अनुभव को महसूस करना है कि आप भावनात्मक तौर पे क्या महसूस कर रहे हो, इस बात को मुझे महसूस हो रहा है, दैट इज इमोशनल एम्पैथी। फिर है कंपनसेट एम्पैथी यानी कि दयालु सहानुभूति, नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग बट ऑल्सो वांटिंग टू हेल्प। न केवल समझना और महसूस करना कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके विचार क्या है, आपके भाव क्या है, बल्कि मैं आपकी मदद भी करना चाहता हूँ, यदि इस तरीके का भाव मेरे अंदर है, दैट इज कंपनसेट एम्पैथी यानी दयालु सहानुभूति। यानी तो एम्पैथी कितने तरह की होती है, तीन तरीके की। इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में। अब बात करते हैं व्हाई इज एम्पैथी इंपॉर्टेंट, सहानुभूति क्यों महत्वपूर्ण है। इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथ्स रिलेशनशिप बाय शोइंग अदर्स दैट यू केयर। यह विश्वास बनाती है और रिश्तों को मजबूत करती है, क्योंकि इससे दूसरों को लगता है कि उनकी परवाह की जा रही है। यानी कि आपके बारे में, आपकी सिचुएशन, जैसे आपकी माँ है तो आपकी मम्मी मम्मी एक चीज़ ऐसी है कि वो अपने बिना बताए ही वो अपनी चीज़ों को समझ जाती है। यानी मम्मी का अपने प्रति क्या है, एम्पैथी है, बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। तो जब मम्मी को आप समझती है तो अब हमें ऐसा लगता है कि यार मम्मी को मेरी बहुत ज़्यादा परवाह है, तो ये अपने रिश्तों को क्या करती है, मजबूत बनाती है। सेकंड, इट हेल्प्स रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बाय अंडरस्टैंडिंग बोथ साइड। ये दोनों पक्षों को समझकर संघर्षों को क्या करती है, हल करने में मदद करती है। यानी कि जब हम एक दूसरे की सिचुएशन समझेंगे तो हमारे बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इश्यूज है, जो संघर्ष है, वो क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। एम्पैथी इंप्रूव्स कम्युनिकेशन बाय मेकिंग रेस्पॉन्सेज मोर सेंसिटिव एंड एप्रोप्रिएट। सहानुभूति संचार को बेहतर बनाती है और क्योंकि जवाब अधिक संवेदनशील और उपयुक्त होते हैं। यानी जब आप दूसरे की सिचुएशन समझते हो तो आप उसको रिप्लाई भी क्या करोगे, उसी के अकॉर्डिंग करोगे। दैट मीन्स आपका जो कन्वर्सेशन है वो बड़ा एप्रोप्रिएट होगा, उचित होगा और साथ ही में सेंसिटिव भी होगा। इन वर्क प्लेस एम्पैथेटिक लीडर्स क्रिएट बेटर टीम वर्क एंड एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन। जो कार्यस्थल यानी आप कहीं काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में और आपका जो लीडर है वो बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण नेता है, तो वह आपके साथ एक अच्छी टीम वर्क कर पाएगा, उस टीम में आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे। साथ ही में वो कर्मचारी की संतुष्टि पर ध्यान देगा कि मेरे कर्मचारी संतुष्ट रहे। मुझे उनको, जैसे मान लो आपको छुट्टी की जरूरत थी, आप कहे आपके
बॉस के पास कि बॉस कल ऐसी-ऐसी सिचुएशन है घर पे, मुझे छुट्टी चाहिए। बॉस ने कहा घर बाद में, पहले काम, आपको टारगेट दिया गया है, इसका मतलब उसमें बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं है। अब वहाँ से आप क्या हो जाओगे, आप कोशिश करोगे कि मैं जल्दी से यहाँ से क्विट करूँ और अच्छी जगह पे मैं ट्रांसफ़र लूँ या अच्छी जगह में शिफ्ट कर जाऊँ। वहीं अगर आपका बॉस कहेगा, "अरे कोई बात नहीं, आप 2 दिन की छुट्टी ले लो, काम कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा काम।" इस तरीके से है, आप पहले उनको सँभालो। दैट मीन्स अब आपके अंदर भाव आएगा कि नहीं यार, मेरा लीडर है, बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए, मैं यहाँ पे सैटिस्फाइड हूँ। तो एक अच्छा जो एम्पैथेटिक लीडर होगा, वह अच्छी टीम वर्क बनाएगा और एम्प्लॉयी की सैटिस्फैक्शन भी उसमें बनी रहेगी। इन सोसाइटी, एम्पैथी प्रमोट्स सोशल हार्मनी एंड रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन विथ प्रीजुडिस। यानी कि समाज में सहानुभूति सामाजिक सद्भाव को बढ़ाती है और भेदभाव को वह पूर्वाग्रह को क्या करेगी, कम करेगी। यानी कि आपस में लोग ताल में बहुत ही सामंजस्य बनाकर सद्भावपूर्ण रहेंगे और भेदभाव क्या करेगी, ये कम करेगी। अब बात करते हैं हाउ टू डेवलप एम्पैथी, यानी कि इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसका विकास कैसे कर सकते हैं, इसको अपने अंदर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। प्रैक्टिस एक्टिंग लिसनिंग विदाउट इंटरप्टिंग, बिना बीच में टोके ध्यान से सुनने की हैबिट डालो। ट्राई टू इमेजिन हाउ अदर्स फील इन देयर सिचुएशन, दूसरों की परिस्थिति में उनकी भावनाओं को समझने की कल्पना करो कि वो किस तरीके से क्या सोच रहे होंगे इस सिचुएशन में। आस्क क्वेश्चंस टू बेटर अंडरस्टैंड अदर एक्सपीरियंस, दूसरों के अनुभव को बेहतर समझने के लिए कुछ सवाल पूछने चाहिए। बी नॉन जजमेंटल एंड ओपन माइंडेड, बिना किसी पूर्वाग्रह के खुले मन से विचार करें। यानी कि लोगों की बात सुनकर आपको जजमेंटल नहीं होना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तूने तो गलत कर दिया, ऐसा नहीं। बस बातें सुनो, एकदम आपको सुनने की प्रैक्टिस डालनी है। इमेजिनेशन करना है कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है और उनसे उसके एक्सपीरियंस को समझने के लिए क्वेश्चन पूछना है और बिना किसी जजमेंटल वे उनकी बातों को समझना है। अब बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलता, किसी चीज के अनुकूल हो जाना, उसको एडेप्ट कर लेना, दैट इज एडेप्टेबिलिटी। अडॉप्ट करने की एबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू एडजस्ट थॉट्स, बिहेवियर्स एंड अप्रोचेस इन रेस्पॉन्स टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, एनवायरमेंट्स एंड चैलेंजेस। अनुकूलता का मतलब है कि बदलती परिस्थितियों, वातावरण या चुनौतियों के अनुसार अपने विचारों, व्यवहारों और तरीकों को ढालने की क्या है, क्षमता। यानी कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो कोई चैलेंजेज है, कोई विचार है, कोई नया व्यवहार है, कोई नया मेथड है, नया टेक्निक्स है, उनके अकॉर्डिंग अपने को उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढाल लेना, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। In today's world where technology, society, and workplace are evolving rapidly, adaptability is a vital life skill. आज की दुनिया जहाँ पे तकनीक, समाज और अपना कार्यस्थल बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, तो अनुकूलता एक आवश्यक जीवन शैली बन जाती है। यानी कई बार आप अपन देखते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नई-नई शादी हुई है और आपकी वाइफ है, क्योंकि भाई वो उनके उसके लिए नया घर है, तो वह बहुत जल्दी उस माहौल में चेंज नहीं हो पाती है, उस माहौल के अंदर ढल नहीं पाती, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, मैं तो सुबह इतनी जल्दी उठती नहीं थी, मुझे यहाँ पे उठने के लिए किसी ने कह दिया, मेरी आदत ही नहीं है, मैं किसी को खाना दूँ या नहीं दूँ वगैरह, वगैरह, मैं घर पे खाना नहीं बनाती थी। तो एक नए एटमॉस्फेयर में अगर खुद को नहीं हम डाल पा रहे हैं, हमें अडेप्टेबिलिटी नहीं है, तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इससे क्या होंगे, इश्यूज़ आएँगे। अब ये चाहे आपकी रियल लाइफ हो, आपकी वर्क प्लेस हो, आपकी सोसाइटी हो या आप कहीं और कहीं काम कर रहे हो, तो जहाँ पे भी आपकी इस तरीके की परिस्थिति है, यदि आप में एडेप्टेबिलिटी नहीं है, तो आपके लिए चैलेंजिंग टास्क बन जाएगा। की पॉइंट्स अबाउट एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता के बारे में क्या मुख्य बिंदु है? इट इंक्लूड्स लर्निंग न्यू स्किल्स क्विकली, ये नई कौशल को तेजी से सीखने में शामिल है कि हम कई लोग नहीं क्या बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं नए वातावरण में, तो ये एक स्किल है। बीइंग फ्लेक्सिबल टू वर्क इन डिफरेंट रोल्स और विद डाइवर्स पीपल, विभिन्न भूमिकाओं में और कई अलग अलग लोगों के साथ काम करने के लिए लचीला होना। कई बार ऐसा नहीं कहता मेरी तो उसके साथ बनती नहीं, उसके साथ मैं काम कर ही नहीं सकता, या फिर आपको आपकी जिससे बनती है उसके अलावा आपको टीम में दूसरा बंदा रख दिया, आपने काम में तो काम ही नहीं कर पाया इसके साथ। तो ऐसा नहीं है कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि अलग अलग रोल में और अलग अलग लोगों के साथ आप काम कर सको। हैंडलिंग स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी विदाउट लूजिंग प्रोडक्टिविटी, तनाव और अनिश्चितता का सामना करते हुए उत्पादकता को बनाए रखना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव असर ना हो, और जो भी आपकी स्ट्रेस है, अनसर्टेनिटी है, उसको आपको अच्छे से हैंडल करना, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। यार ऐसा तो होना ही था, मैंने तो पहले ही सोचा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम तैयार थे भाई, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 5 दोस्त थे, आप टूर पे गए और आपने प्लान बनाया ऐसा-ऐसा, और रास्ते में ट्रैफिक की वजह से आपका, जैसे मान लो आप शिमला गए थे और आपका जो कुफरी है, कुफरी हिल स्टेशन है, उस पर आप नहीं जा पाए। तो नहीं जा पाए तो 2 दोस्त थे, उन्होंने तो कहा कोई बात नहीं भई, कहीं और देख लेते हैं या फिर स्किप कर देते हैं। 3 ने कहा भाई पैसे लिए ना, मैं तो जाऊँगा कुफरी। इसका मतलब उसमें क्या नहीं है, एडेप्टेबिलिटी नहीं है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है
कि अचानक से कोई अनसर्टेनिटी आएगी तो मैं उसको किस तरीके से हैंडल करूँगा और वह बिखर जाता है। भई इसमें किसी का रोल नहीं है, आप ट्रैफिक में फँस गए तो। तो एडैप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी स्ट्रेस आएगा, अनसर्टेनिटी आएगी, आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो। चेंजिंग कम्युनिकेशन स्टाइल अकॉर्डिंग टू ऑडियंस एंड सिचुएशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेहतर समझ के लिए दर्शकों और परिस्थितियों के अनुसार अपनी संचार शैली को बदलना, यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो अकॉर्डिंग टू ऑडियंस चेंज होती रहे और आपका जो समझ है वो और भी ज़्यादा क्या होती रहे, बेटर होती रहे। तो ये की पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी को लेकर। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलता के लाभ क्या है। यदि अगर हम ऐसा रखेंगे अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल, तो इसके हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। Enhance problem solving ability by looking at situations from multiple angles। कई दृष्टिकोणों की से स्थिति को देखते हुए समस्याओं को सुलझाने से हमारी क्या बढ़ती है, सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। यानी जब हमें अडेप्टेबिलिटी आएगी तो हम एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से सोच पाएंगे, और अलग अलग एंगल से सोच पाएंगे तो उसके बारे में हम उसका सोल्यूशन भी निकाल पाएंगे। ओपन अप्स न्यू अपॉर्चुनिटीज इन करियर एंड पर्सनल लाइफ। ये अपने करियर में और व्यक्तिगत जीवन में नए नए अवसर ओपन करता है। हेल्प्स मेंटेन मेंटल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग एंजाइटी रिलेटेड टू चेंज। यानी बदलाव से जुड़ी जो भी चिंता है उसको ये कम करती है और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखती है। यानी कि हमें जब इस बात के लिए हमारे तैयार रहते हैं कि भाई देखो, माहौल कभी भी चेंज हो सकता है, तो जब आप चेंज हो सकते हो तो आप में एंजाइटी कम होगी, एंजाइटी कम होगी तो आपका मेंटल हेल्थ क्या रहेगा, बना रहेगा। तो ये इसके लाभ है। अब बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलता को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एम्ब्रेस चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी नॉट ए थ्रेट। यानी बदलाव को खतरे की बजाय एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कि जैसे मान लो आज हम टीचर्स हम पढ़ा रहे हैं, आज से 5 साल पहले हम ऑनलाइन पढ़ाना कुछ जानते नहीं थे कि किस तरीके से हमें हैंडल आउट करना है, क्या डिजिटल बोर्ड होते हैं, क्या टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन जैसे कोविड आया, सारी चीज़ें हम सीख गए। तो जो सीख गया, जिसने उसको अडेप्ट कर लिया, वह सर्वाइव कर रहा है। जो नहीं सीख पाया उसने चेंज कर दिया कि यार मेरे से तो नहीं पार पड़ेगी। तो यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है, जो चैलेंज आ रहे हैं, उनको हमें अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना है, ना कि खतरे की जगह। स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग कंटिन्यूअसली। जिज्ञासु बने रहे और लगातार सीखते रहने की कोशिश करें। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टू रिमेन काल्म एंड फोकस ड्यूरिंग चेंजेस। बदलाव के दौरान शांत रहे और केंद्रित रहने के लिए माइंडफुलनेस का क्या करें, अभ्यास करें। यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए, एकाग्रता अपनी बढ़ाए। सीक फीडबैक एंड बी विलिंग टू अल्टर योर मेथड्स। प्रतिक्रिया ले और अपने तरीकों को बदलने के लिए तैयार रहे। यानी लोग आपको, जब आप कुछ करोगे तो लोग उस पर कमेंट भी करेंगे, अपना फीडबैक भी देंगे, और उन फीडबैक को देखते हुए आप अपने मेथड्स को चेंज करो। जैसे मैं आपको कहता रहता हूँ कि आप एग्जाम के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारी क्लास ने आपको किस तरीके से हेल्प किया, क्योंकि आपका वो जो फीडबैक है वो हमारे लिए इंप्रूवमेंट का काम करेगा। हम उसको पॉजिटिवली लेके एज पर सिनेरियो हम उसमें चेंज करेंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि हाँ, कहाँ क्या आ रही है। कुछ बच्चे बताते हुए कि सर नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है, वॉल्यूम कम आ रही है, तो आप देखते भी होंगे कि अनदर वीडियो में हम उन चीज़ों को माइंड में रख के काम करते हैं। अब बात करते हैं कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी जल, वायु, मिट्टी, वन, खनिज, जीवाश्म ईंधन जैसे प्राकृतिक जो संसाधन है वो मानव जीवन के लिए पारिस्थितिक संतुलन रखने के लिए बहुत आवश्यक है। यानी कि जो आज हम जिस इकोलॉजी में रहते हैं, यानी जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसमें सिर्फ हम ही नहीं, बाकी सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी एक क्या है, बैलेंस का काम करते हैं। तो इन सब को बचा के रखना, इन सबको कंजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। हाउएवर दे आर लिमिटेड एंड बीइंग रैपिडली डिप्लेटेड ड्यू टू ओवरयूज, पॉल्यूशन एंड डिफोरेस्टेशन। लेकिन ये सीमित है और अत्यधिक उपयोग, प्रदूषणों और वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण तेजी से घट रहे हैं। जैसे मान लो आज हम कहे कि हमें टाइगर बचाने हैं, तो क्या हमेशा से टाइगर कम ही थे क्या? नहीं, बहुत थे। पहले आपने अपने दादा दादी से सुना भी होगा कि हमारे गांव में भेड़िया आ जाते थे, ये आ जाते थे। तो आज कहाँ गए भाई? आज ऐसा है कि हमने उनकी फूड चेन को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया है, ताकि उनका खुद का जो, क्योंकि डिफोरेस्टेशन कर दिया, उनका घर क्या था, जंगल था, जंगल हमने खत्म कर दिए तो उनकी जनसंख्या कम हो गई, जनसंख्या कम हो गई तो आज वो लुप्त प्राय हो गए, रेड लिस्ट में आ गए। हमें गिद्ध देखने को नहीं मिलते, चील हमें देखने को नहीं मिलती। तो हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। हो सकता है आने वाले 50 साल में हमें पानी भी बहुत कम मिले और बहुत महंगा हो जाए, और होगा, डेफिनेटली होगा। तो हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है। वाई कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्यों बचाएं हम? आप में से कोई ये कह देगा भाई हमारा काम थोड़ी है, प्रकृति का काम है। तो प्रकृति का काम है तो उसको उसी तरीके से आपको यूज में लेना है जिस हिसाब से प्रकृति ने आपको दिया है।
टू एंश्योर अवेलेबिलिटी बाय फ्यूचर जनरेशन। पहली बात, क्यों बचाना चाहिए? ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए इनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, यानी कि सिर्फ हमें नहीं, हमारे घर वालों ने भेड़िए देखे हैं, चील देखी है, गिद्ध देखे हैं और हमने नहीं देखे। आने वाले टाइम में हो सकता है बच्चा सिर्फ इनको सुने ही, इनके चित्र भी ना देखे कि यार ऐसा कोई चीज़ होता था। समझ रहे हो? तो आने वाली फ्यूचर जो जनरेशन है उनके लिए उनकी उपलब्धता बनी रहे। टू मेंटेन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए इनको बचाना जरूरी है। टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, सॉइल इरोजन एंड वाटर स्केर्सिटी, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी क्षरण और जल संकट जैसी पर्यावरणीय समस्याओं को रोकने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्व करना या इनको संरक्षित करना अति आवश्यक है। यदि हमने इनको नहीं बचाया तो एक दिन हम किसी न किसी नेचुरल कैलेमिटी का शिकार हो जाएंगे और पलक झपकते ही कार गायब हो जाएगी, मतलब हम खत्म हो जाएंगे। अगला है वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम प्राकृतिक संसाधनों को किन किन तरीकों से या किस तरीके से इनको हम संरक्षित कर सकते हैं। तो पहला है वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण। फिक्स लीक्स, यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अवॉइड वेस्टेज। हम रिसाव को ठीक करें, वर्षा जल को संचय करें और बर्बाद करने से बचे, यानी कि उतना ही पानी काम में ले जितने की आवश्यकता है और जो हमने बहाया है उसको कोशिश करें कि रिसाइकिल और रीयूजेबल बनाए। एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण। यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, स्विच ऑफ अनयूज्ड डिवाइसेज, यानी हमें सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए और जब हमें जरूरत नहीं हो तो हमारे जो भी उपकरण हैं बिजली के उनको क्या रखें, बंद रखें। फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी कि वन संरक्षण। अवॉइड डिफोरेस्टेशन, प्लांट मोर ट्रीज, सपोर्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वनों की अंधाधुंध कटाई से बचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और वन्य जीव संरक्षण का हमें क्या करना है, समर्थन करना है। रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल, कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें, यानी मिनिमाइज वेस्ट प्रोडक्शन एंड पोल्यूशन। कचरे और प्रदूषण को कम से कम करें। एडुकेट कम्युनिटीज अबाउट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और हमें दूसरे लोगों को, समुदायों को सतत प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना चाहिए कि ये हमें हमेशा से रखने हैं। हमारा डेवलपमेंट नहीं करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम इंक्लूसिव ग्रोथ भी कहते हैं, यानी कि सबका साथ सबका विकास। फिर है रोल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, व्यक्तिगत और सामाजिक भूमिका क्या है इस नेचुरल कंजर्वेशन में। एवरी पर्सन स्मॉल एफर्ट्स कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू कंजर्विंग रिसोर्सेज, हर व्यक्ति का छोटा प्रयास संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज एंड एनजीओज ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स थ्रू पॉलिसीज एंड अवेयरनेस कैंपेनिंग्स, चाहे वो सरकार हो, उद्योग हो, गैर सहकारी संगठन हो, नीतियों और जागरूकता के अभियानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, केवल इंडस्ट्रीज का नहीं है, एनजीओज का नहीं है, ये है एवरी सिटीजन, एवरी पर्सन का ये काम है कि वह अपना एफर्ट दे कि हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है। शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज, ज्ञान संसाधनों का साझा करना। शेयरिंग नॉलेज मीन्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस टू फोस्टर कलेक्टिव लर्निंग एंड प्रोग्रेस। ज्ञान साझा करने का मतलब हुआ कि अपने विचारों, अपने कौशलों, अपने अनुभवों का आदान प्रदान करना ताकि समूह भावना को सीखने और प्रगति करने को बढ़ावा दिया जा सके। इट इज अ फंडामेंटल टू पर्सनल ग्रोथ, एजुकेशन, इनोवेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। यह व्यक्तिगत विकास, शिक्षा, नवाचार और सामाजिक विकास के लिए क्या है, एक मूलभूत आधार है यूँ कहे तो। क्योंकि अगर हम अपने नॉलेज को शेयर नहीं करेंगे, ऐसे रिसोर्सेज डेवलप नहीं करेंगे जहाँ से नॉलेज शेयर हो सके, तो हमारी ना तो ग्रोथ होगी, ना हमारे पास कोई इनोवेशन आ पाएगा। वाई शेयर नॉलेज, ज्ञान का शेयर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इट हेल्प्स अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ये प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचाता है। जैसे मान लो आपने अगर बात नहीं बताई, आपको जैसे मान लो मम्मी ने कहा कि सब्जी लेके आना, और मम्मी ने ये बात आपको भी कह दी और इधर आपके पापा को भी कह दी। आपके पापा ने और आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो आप तो वही चीज़ें दोनों एक साथ ले आओगे। तो ये तो मम्मी का काम है कि जैसे आपके पापा को कह दिया जाए, तो जब तक पापा का उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाए तब तक उन्होंने आपको काम नहीं बताए, है ना? तो अगर नॉलेज शेयर नहीं होगा तो काम क्या होगा? डुप्लीकेट होगा, यानी कि उस एक काम पे ए भी काम किया और उसी काम पर बी ने भी काम किया और उसी काम पर सी ने भी काम किया। हमें क्या ढूँढना है? हमें गैप ढूँढना है कि कौन-सा ऐसा काम है जिस पर अभी तक काम ही नहीं हुआ, उस काम को हमें डेवलप करना है। सो इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। नेक्स्ट है एनकरेजेस क्रिएटिविटी बाय बिल्डिंग ऑन अदर्स आइडिया।
दूसरों के विचारों पे आधारित होकर रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। यानी कि हमारे विचार दूसरों पे आधारित है, लेकिन हम उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें ढूँढते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ ढूँढते हैं। तो ये कब होगा? जब हम अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करेंगे। स्ट्रेंथ्स कम्युनिटीज थ्रू कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट। सहयोग और परस्पर समर्थन के माध्यम से समुदायों को ये क्या करता है? मजबूत बनाता है। इनहेंसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज बाय पूलिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव। विविध दृष्टिकोणों को मिलाकर समस्या सुलझाने में ये क्या करता है? समझाने की क्षमता को बढ़ाता है कि हम हमारे आपस में परस्पर कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स ऑफ शेयरिंग नॉलेज। अब आधुनिक क्या तरीके हैं जहाँ से हम अपना नॉलेज शेयर करते हैं? तो पहला ही है, सबसे अच्छी बात है, जहाँ से आप और मैं जुड़े हुए हैं, दैट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म। वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्सेज। यानी वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से हम नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, तो ये एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, दैट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिर है कोलेबरेटिव टूल्स लाइक फॉर्म्स, वीक्स विक्स, फाइल शेयरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि विकी, फाइलिंग शेयरिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, यानी वीडियो कॉल के थ्रू हम एक दूसरे से लाइव कनेक्ट होकर कोलेबोरेशन में हम नॉलेज शेयर कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा ली, सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा लिया, आपस में ग्रुप डिस्कशन करवा लिया। ये कौन से हो गए? पारंपरिक तरीके हो गए। वो भी किसके लिए होते थे? नॉलेज शेयर करने के लिए हुआ करते हैं। एथिक्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग। अब ज्ञान साझा करने के प्रति नैतिकता क्या बढ़ावा दी जाए? जैसे मान लो आज मैंने ये आपसे चीज़ें शेयर करी है, तो मुझे इसका क्रेडिट देना चाहिए किसको? ओरिजिनल क्रिएटर्स को। हमेशा यदि आप किसी और का ज्ञान साझा कर रहे हो, तो आपको उसमें ज़रूर रेफरेंस आपको देना चाहिए कि ये जो बातें हैं, इसका स्रोत ये है, मैंने इसको यहाँ से लिया है। तो मूल सृजनकर्ताओं को ज़रूर उसका श्रेय दे। ये एथिक्स हमें बरतने चाहिए। शेयर एक्यूरेट एंड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। सही और सत्यापित जानकारी ही साझा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें रूमर्स फैलाए, फेक हम गलत चीज़ों को बताएं। रेस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी वेयर रिक्वायर्ड। जहां आवश्यक हो वहां गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए, प्राइवेसी को मेंटेन रखना जहां जरूरी हो वहां। शेयरिंग नॉलेज क्रिएट्स एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, ड्राइविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ज्ञान साझा करने से सशक्त व्यक्ति और समुदाय बनते हैं और सतत विकास से को वह आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में है अपना एम्पैथेटिक लिसनिंग। पूर्ण सहानुभूतिपूर्ण श्रवण क्या है? यानी कि एकदम सामने वाले को बड़े ही धीरज से सुनना और उसकी भावनात्मक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना। एम्पैथेटिक लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली लिसनिंग टू अनदर पर्सन विथ द इंटेंट टू ट्रूली अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण वह प्रक्रिया है जिससे हम किसी व्यक्ति की बातों को न केवल ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बल्कि उसके भावनात्मक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास भी करते हैं। इट गोज बियॉन्ड जस्ट हियरिंग वर्ड्स। इट इन्वॉल्व्स इमोशनली कनेक्टिंग विद द स्पीकर। यह केवल सुनना ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ना भी है। यानी सुन तो आप मेरी भी बात रहे हो, जब आप आपस में दो जने बात करते हो तो सुन तो एक दूसरे को रहे हो, लेकिन क्या आप उसमें उतरे हो? यानी आप इमोशनली उससे कनेक्ट हुए हो? तो इमोशनली कनेक्ट होना, दैट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग। व्हाई इज इट मैटर्स? ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है? बिल्ड्स इमोशनल ट्रस्ट। भावनात्मक विश्वास बढ़ाता है। हेल्प्स इन रिसोल्विंग पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी जो पारिवारिक या कार्यस्थल की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में ये सहायक होता है। इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल रिलेशंस। रिश्तों को ये मजबूत करता है। क्रिएट्स ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर कम्युनिकेशन। और ये संवाद यानी ओपन बातें करने के लिए ये एक हमारे लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। की कंपोनेंट्स। अब क्या इसके मुख्य तत्व है? पहला, फुल अटेंशन। जब आप सुन रहे हो किसी को तो पूर्ण ध्यान देना चाहिए, ध्यान भटकाने वाले तत्वों से आपको बचना चाहिए। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, फोकस ऑन दी स्पीकर। जो बोल रहा है उस पर आपको फोकस करना है। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। डोंट क्रिटिसाइज और इंटरप्ट। यानी निर्णय नहीं लेना, आपको जजमेंटल नहीं होना है, कोई आलोचना या टोका टाकी बीच में नहीं करनी है। वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। यूज स्मॉल वर्बल रेस्पॉन्सेज लाइक आई सी एंड बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट बनाना या नोडिंग करना। यानी कि शारीरिक और मौखिक संकेत भी देना। जैसे उनकी बातों के बीच में आप कहते हो ना कि हाँ अच्छा, फिर क्या हुआ, ओके, बढ़िया। ये सारी जो बातें होते हैं ये आपको एम्पैथेटिक लिसनर बनाता है। जैसे प्रतिक्रिया आपको देना है, आई कांटेक्ट बनाए रखना है और हामी में आपको सर हिलाना है बीच बीच में। जैसे आप दो जनों को बातें करते हुए देखते हो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप दो औरतों को बातें करते हुए देखो, कैसे डाटा ट्रांसफर होते हैं। वो बहुत ही शानदार एम्पैथेटिक लिसनिंग है, एक दूसरे में डूब के बातें होती है। तो वो एक एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट होकर बातें होती है। अगला है रिफ्लेक्टिंग एंड पैराफ्रेजिंग।
रिपीट इन योर ओन वर्ड्स टू शो योर अंडरस्टैंड, यानी दोहराना या पुनर् कह के आपको पुष्टि करना। आप अपने विचारों या शब्दों में कह सकते हो तुम कर रहे हो कि नहीं, यानी कि हम कहते हैं ना कि अरे फिर क्या हुआ, अच्छा फिर इसने ऐसा किया कि नहीं किया, अरे यार मुझे लगा वो नहीं करेगा। तो ये इस तरीके के आपको फ्रेज बीच बीच में लाने हैं ताकि वो बताए कि आप उसको अच्छे से सुन रहे हो। एम्पैथेटिक रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्ड बाय एक्नॉलेजिंग देयर फीलिंग्स, और सहानुभूति दिखाना ताकि आप ये उसको ऐसा लगे कि उसकी भावना को पहचाना गया है। अरे यार सुनकर बहुत दुःख हुआ, तुमने बहुत सही कहा। अपने से बोलते हैं ना कि अरे यार उसके साथ ऐसा हो गया, अरे रे रे! सुनकर बहुत बुरा लगा। तो ये क्या है, ये आपकी सहानुभूति शो करता है। अब बात करते हैं आगे एग्जाम्पल सिचुएशन। क्या सिचुएशन हो सकती है, जैसे ए फ्रेंड शेयरिंग पर्सनल स्ट्रेस, जब कोई दोस्त आपसे आपकी पर्सनल परेशानी साझा कर रहा है तो आप इसको बहुत अच्छे से आपको डील करना चाहिए, सुनना चाहिए। ए टीम मेंबर एक्सप्लेनिंग वर्क प्लेस डिफिकल्टी, एक सहकर्मी कार्य का तनाव बता रहा है आपको, तब आपको सुनना है। मतलब एक ऐसा ऐसे एग्जाम्पल है लिसनिंग टू ए स्टूडेंट्स चैलेंज, यानी कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी जब अपनी परेशानी हमें बताते हैं तो हमें उनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं कि हाँ बेटा तेरे ये नहीं समझ में आ रहा, अच्छा क्यों नहीं समझ में आ रहा, उसके उन चीज़ों को ढूँढना ताकि उसको लगे कि हाँ, मेरी बातों को कोई सुन रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं कंसिडरेट स्पीकिंग, विचारशील बोलचाल। कंसिडर्ड स्पीकिंग मीन्स बीइंग माइंडफुल टू इम्पैक्ट टू ऑफ योर वर्ड्स। विचारशील बोलचाल का तात्पर्य है कि यह सोच समझकर बोलना है कि हमारी बातों को दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हम जब बातें कर रहे हैं तो इन बातों का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, तो इस पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, जब आप ये सोचकर बोलते हो तो इसको बोलते हैं कंसिडरेट स्पीकिंग, यानी विचारशील बोलचाल। It emphasizes using respectful, inclusive, and sensitive language that fosters healthy and productive communication. यह अपना सम्मान भी बढ़ाएगा, हमारी बातों को संवेदनशील बनाएगा और समावेशी भाषा का प्रयोग पर यह क्या देगा, जोर देगा। इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इसका, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियों को कम करता है। बिल्ड्स म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड इंक्लूसिविटी, पारस्परिक सम्मान को यह बढ़ाता है। प्रिवेंट्स इमोशनल हार्म, ये भावनात्मक चोट से बचाता है कि एक दूसरे को हम इमोशनली टॉर्चर नहीं करते या फिर एक दूसरे को इमोशनली हम दुख नहीं देते। एनकरेजेज ओपन डायलॉग्स, और ये संवाद को खुला करता है और ये पॉजिटिव बनाता है अपने माहौल को, अपने कन्वर्सेशन को। क्या क्या मुख्य बातें हैं जब हम कंसिडर्ड स्पीकिंग करते हैं तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचना चाहिए। एनालाइज इफ योर वर्ड्स में बी ऑफेंड और हर्ट, कि क्या आपकी बात सामने वाले को चोट पहुंचा सकती है, ये बात आपको बोलने से पहले सोचनी चाहिए। यूज रेस्पेक्टफुल टोन द वर्ड्स एंड वर्ड्स, सम्मानजनक शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, जैसे से प्लीज, थैंक यू, एंड अवॉइड सरकास्म और एग्रेसिवली लैंग्वेज। हमें धन्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और हमें कोई आलोचनात्मक जो बातें हैं उनको से बचना चाहिए, और हमें कोई अग्रेसिवली रिप्लाई नहीं करे या अग्रेसिवली लैंग्वेज को से हमें बचे। एक्नोलेज अदर्स व्यू, अन्य के मतों को स्वीकारें, यानी दूसरों का जो दृष्टिकोण है उसको स्वीकारें। सो विलिंगनेस टू लिसन एंड एडजस्ट, दूसरों की बात सुने और उसको मान्यता भी दे। कल्चरली सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि ऐसी बातें बोले जो संवेदनशीलता को बनाए रखे, यानी कि एक दूसरे के कल्चरली तौर पे हम अंगुली ना उठाए। अवॉइड स्टीरियोटाइप और ऑफेंसिव टर्म्स, जाति, धर्म, लिंग पर आधारित कोई टिप्पणी या टीका टिप्पणी करने से हमें बचना चाहिए। क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, साफ और सीधी बात करें। कीप कम्युनिकेशन सिंपल एंड क्लियर, बातों को स्पष्ट और संक्षिप्त हमें रखना चाहिए ताकि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना पनप सके। एग्जाम्पल फ्रेज, आई रेस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आप बातें कर रहे हो तो वो कह दो कि हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन, यानी आपको जैसे मान लो सामने की बात अच्छी नहीं लग रही है, आप उस पर कोई आलोचना करना चाहते हो, तो आपने पहला एक ये कह दिया मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो तो ये ज़्यादा ठीक है। तो इस तरीके से आपने रेस्पेक्ट भी बनाए रखी और अपनी बात भी बनाई कह दी। लेट्स फाइंड ए मिडिल ग्राउंड, चलो मिलकर कोई समाधान निकाल लेते हैं, इस तरीके से कोई बात कर रहे हो आप। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझता हूँ कि आपकी भावना क्या है, या आप, मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को कि ऐसा हो रहा है। तो इस तरीके की बातें आप यूज में ले सकते हो। अब बात करते हैं एनालिटिकल रीडिंग, विश्लेषणात्मक पठन। एनालिटिकल रीडिंग involves breaking down a text to understand its deeper meaning, structure and logic. विश्लेषणात्मक पठन का अर्थ है किसी लेख, लेखन या पुस्तक को गहराई से पढ़ना और उसके विचारों, तर्कों और उद्देश्यों की जांच करना। यानी कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता चले कि भाई ये
कहाँ से तो आया है, इसका ओरिजिन क्या है, क्या विचार है और इसके क्या उद्देश्य है ये सब करने के लिए। इट्स ए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल दैट एनकरेजेस एक्टिव एंगेजमेंट विद द कंटेंट। ये एक सक्रिय और सोचने वाला पाठन है और एक ऊंचे लेवल का, ऊंचे दर्जे के सोचने की स्किल है जो आपको इस बात का साहस देती है, एनकरेज करती है कि आप जो कंटेंट है उसके साथ कितने एंगेज्ड हो रहे हो। वाई इट इज़ यूजफुली, क्यों ज़रूरी है, क्यों उपयोगी है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑथर्स पर्पज, इससे आप क्या, लेखक की मंशा क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसको आप समझ सकते हो, समझने में हेल्प करता है। आइडेंटिफाइज assumptions एंड बाइसेस यानी छिपी हुई पूर्व धारणा को या फिर जो भी बायसनेस उसमें है उसको आप उजागर कर सकते हो या फिर उसको ये उजागर करता है। एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, या आपकी आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। इम्प्रूव कंफ्रेंशन एंड मेमोरी, ये आपकी स्मृति और समझ दोनों को क्या करता है, बेहतर बनाता है। हाउ टू डू इट, और हम इसको कैसे कर सकते हैं। स्किम स्किम एंड स्कैन, गेट एन ओवरव्यू फर्स्ट। सबसे पहले स्कैन करें और पहले इसका संक्षिप्त तौर पे समझे कि ये है क्या पूरी चीज। फिर हाईलाइट मेन पॉइंट्स, फोकस ऑन थेसिस आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजन। मुख्य बिंदु पहचाने, विषय वस्तु तर्क और निष्कर्ष पर जरूर ध्यान दें कि कौन सी विषय वस्तु के संदर्भ में ऐसा कहा गया है, क्या इसके पीछे तर्क क्या दिए गए हैं और इसमें कंक्लूजन क्या दे रहा है, उन चीजों को आप अच्छे से समझे। आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछे। व्हाट इज द राइटर्स मोटिव, यानी लेखक क्या कहना चाहता है। इज द आर्ग्यूमेंट साउंड, क्या वह तर्क संगत है या नहीं है। टेक नोट्स, नोट्स बनाए। समराइज इन योर ओन वर्ड्स, और अपनी भाषा में आप उसको लिखे कि ये पूरी बातों में क्या कहना चाहता है और आप क्या समझे उसको अपने लैंग्वेज में लिखे। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, तुलना करे विद द अदर टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव, यानी अन्य लेखों से और अन्य दृष्टिकोणों से तुलना करे। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे जैसे पद्मावत है, आपने पद्मावत जो ग्रंथ है, जय जैसे मुणोतनेन से मेरे नाम नहीं याद आ रहा, जिसका भी है पद्मावत है, तो पद्मावत की स्टोरी जो हमें मूवी में दिखाई वह किसी एक बुक पे डिपेंडेंट थी और एक्चुअल में स्टोरी क्या है वह थोड़ी अलग है। तो जब आप एक चीज को देख रहे हो तो आपको कंपेयर करना कि वाकई में ऐसा हिस्ट्री में हुआ है क्या, तो उसके रिलेवेंट जो अदर टेक्स्ट है और जो अदर पर्सपेक्टिव्स है आपको उसको भी क्या करना, डिटेल में समझना है। इसको बोलते हैं एनालिटिकल रीडिंग। एप्लीकेशन की बात करें कैसे इसका यूज किया जाता है, जैसे एकेडमिक टेक्स्ट, जर्नल आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स और एसेज, जो भी आपके पास अकादमिक लेख है, समाचार है, निबंध है, शोध पत्र है, आपको यहाँ से अलग अलग, आपको इन सब के लिए एनालिटिकल एनालिटिकल रीडिंग की आवश्यकता होती है। इनफॉर्म्ड राइटिंग यानी सूचित लेखन क्या है। इनफॉर्म्ड राइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट इज वेल रिसर्च्ड, एक्यूरेट एंड लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड। सूचित लेखन वह लेखन होता है जिसमें तथ्यों, शोध, तार्किक ढांचे पर आधारित जानकारी प्रस्तुत की जाती है। It reflects a writer's deep understanding of the topic and their ability to convey that knowledge clearly. यह लेखक के विषय के प्रति ज्ञान को और उसकी प्रस्तुति की क्षमता को दर्शाता है। यानी कि जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने आपके सामने ये क्लास आपको लेके आ रहा हूँ, तो ये क्लास एक किस तरीके की है, इन्फॉर्मेटिव राइटिंग है। मैं आपके सामने वो चीज़ें रखी तो रहा हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से इसको ढूंढा है, क्या मेरा इसके प्रति ज्ञान कितना है इस सब्जेक्ट के प्रति, और मैं इसको किस ढंग से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरी उस एबिलिटी को शो कर रहा है। तो इनफॉर्म्ड राइटिंग का मतलब होता है कि वह कला जिसमें जो राइटर है वह काफी तथ्य, शोध और तार्किक ढांचे के आधार पर अपनी जानकारी क्या करता है, प्रस्तुत करता है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों महत्व है इसका। प्रमोट्स फैक्चुअल कम्युनिकेशन, सटीक और विश्वसनीय जानकारी देता है। यूजफुल इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल राइटिंग, यह शैक्षणिक और पेशेवर लेखन में अत्यंत उपयोगी है। बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, और ये लेखन की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। जैसे मान लो बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आज मजा आ गया, आज का जैसा पेपर हुआ कभी नहीं हुआ, तो ये इस तरीके की बातें क्या बढ़ता है, हमारी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है, हमारे प्रति आपका ट्रस्ट बढ़ाता है कि हाँ, हम जो आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा कामगर साबित होती है, हेल्पफुल साबित होती है। तो जो इनफॉर्म्ड राइटिंग है यदि ये वेल रिसर्च्ड होती है तो ये एक्यूरेट होती है, लॉजिकल होती है, तो ये ट्रस्ट बढ़ाती है और आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती है। फीचर्स क्या है, विशेषताएं। पहली बात तो ये रिसर्च बेस्ड होती है, यानी तथ्य आधारित होती है, बेस्ड ऑन वेरीफाइड फैक्ट्स एंड सोर्सेज, प्रमाणिक स्रोतों पे आधारित होती है। लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी तार्किक संरचना होगी। इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, यानी कहाँ से शुरू हुआ, क्या बॉडी है और क्या निष्कर्ष है। फॉर्मल टोन होगी, यानी मोस्टली इसकी जो भाषा होगी औपचारिक होगी। मेंटेन्स प्रोफेशनलिज्म एंड क्लैरिटी, स्पष्टता होगी और थोड़ी सी क्लैरिटी भी होगी, पेशेवर शैली होगी। साइटेशन एंड रेफरेंसेज यूजिंग व्हेन यूजिंग डेटा और कोट्स, यानी हम जब संदर्भ होगा, उद्धरण होगा, जब किसी और की चीज़ें यूज में ली जा रही है तो उसका मेंशन किया जाएगा कि ये बातें कहाँ से ली गई है। पर्पज ओरिएंटेड, ये उद्देश्यपरक होता है।
रिटन विद स्पेसिफिक इंटेंट, यानी कि एक उद्देश्य होगा इसमें कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। क्या इसका उद्देश्य इन्फॉर्म करना है, प्रिशूड करना है, यानी कि जानकारी देना है या समझाना है लोगों को, ये इसके उद्देश्य होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हो, शोध पत्र, तो ये एक इन्फॉर्म्ड राइटिंग है कि आपने कई तरह की रिसर्च करके आप अपना दिमाग लगा के इसमें मेथोडोलॉजी डाल के आपने एक पेपर तैयार किया और आपका अपना दृष्टिकोण बताया है। उसमें इंट्रोडक्शन भी होगा, बॉडी भी होगी और कंक्लूजन भी होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो सकती है, आपने किसी प्रोजेक्ट को क्या समझा, किस तरीके से आप उसको दूसरों को प्रेजेंट कर रहे हो। ये न्यूज़ आर्टिकल हो सकता है और ये निबंध हो सकता है। ये सारे इन्फॉर्म्ड राइटिंग होती है। अब बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में आप बल्ले-बल्ले करो, यूनिट थर्ड में आपके लिए मेरे ख्याल से कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, और यदि आता भी है तो हो सकता है आपसे कोई केस स्टडी वो करवा ले कि आप किसी कॉलेज में आप गए या स्कूल में गए, आपने ऐसा-ऐसा कुछ किया, उसके बारे में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाओ। हो सकता है इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई एम नॉट श्योर, अभी इस तरीके के कोई पेपर मेरे सामने आए नहीं हैं टिल टुडे। आगे अब जैसे यही पेपर होगा तब पता चलेगा कि 4th यूनिट में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 4th यूनिट में पढ़ाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 यूनिट का सार ही है, तो आपको उसको किस तरीके से अप्लाई करोगे। तो ये थी अपनी क्लास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप बने रहिए, प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ज़रूर डाल रहे हैं, और इसकी पीडीएफ हम आपको अपने वेबसाइट पे अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई क्वेरी हो आप व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारी तरफ से, पूरे एजुनेस्ट परिवार की तरफ से आपको एग्जाम के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। आप हमेशा अच्छे से स्कोर करें, अच्छे से पढ़ें, और अपने करियर एजुनेस्ट के साथ, जो कि आपका स्टडी पार्टनर है, बने रहिए, जुड़े रहिए। सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर नहीं हो तो डेफिनेटली आपको करना ही है, क्योंकि तभी हम जुड़ पाएँगे, तभी अपने बीच वसुधैव कुटुंबकम बन पाएगा। ओके जी, धन्यवाद।